जय हिंद जोहार। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। हाँ बाबू, जेपीएससी पीटी का एग्जाम सामने है और आयोग द्वारा जेपीएससी पीटी की तैयारी के लिए आपको समय नहीं दी है। ऐसे में आपको एक बेहतरीन रणनीति के साथ आपको तैयारी करनी है ताकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। और वैसे ही आपको टॉपिक को पढ़ना है जहां से प्रश्न आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को भी लेकर के चलना है जहां से प्रश्न पूछे गए हैं। उन सारे टॉपिक पे आपको बेहतरीन तरीके से पकड़ बनानी होगी ताकि जेपीएससी में आप अपना सफलता सुनिश्चित कर पाएँ। उसके बाद मेंस में आपको समय दिया जाएगा ही दिया जाएगा। ऐसे में आपका ये कर्तव्य बनता है कि वैसे ही टॉपिक को आप पढ़ें जहाँ से प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग सीएनटी की बात करें तो सीएनटी से आपके लगभग 5 प्रश्न रहते हैं। अगर सीएनटी से 5 प्रश्न रहते हैं तो एक प्रश्न जो रहता है वो 2 नंबर का रहता है। अर्थात एक टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तो 10 नंबर आप ऐसे ही प्राप्त कर लेते हैं। सीएनटी भी 5 प्रश्न सीएनटी से भी पूछते हैं, एसपीटी से भी 5 प्रश्न पूछा जाता है और एक प्रश्न भी यहाँ बाबू 2 नंबर का होता है। 10 नंबर यहाँ आपका ऐसे ही हो जाता है। और तीसरा टॉपिक के रूप में जो है अन्न राज्य परक अधिनियम, और इससे भी 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का, अर्थात हम लोग सीएनटी से 10 नंबर प्राप्त करेंगे, एसपीटी से 10 प्राप्त करेंगे, बाको अन्न राज्य परक अधिनियम से बाबू 4 नंबर प्राप्त करेंगे। तो ऐसे में आपका यहाँ से 24 नंबर ऐसे फिक्स हो जाता है। साथ ही साथ आप शासन व्यवस्था को पढ़ लेंगे, ऐसे ही चीज़ों को पढ़ेंगे। शासन व्यवस्था से आपके 8 प्रश्न पूछे जाएँगे, अर्थात एक प्रश्न 2 नंबर का तो 16 नंबर ऐसे ही आपका हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे फिर आप अगर ज्योग्राफी में जाएँगे तो खनिज से संबंधित आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे, नदी से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेंगे और चीज़ें वही पढ़नी है जो आपके एग्ज़ाम में आएगी। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सीएनटी से संबंधित आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछते हैं उस प्रश्न को लेकर के आए हैं और आपके सामने जो है, और इसी चीज़ को ध्यान में रख करके आपके सामने हम बहुत जल्द क्रैश कोर्स लेकर के आ रहे हैं। और एक क्रैश कोर्स कल ही लॉन्च कर दिया जाएगा। सरस्वती पूजा के अवसर पे यही शुभ मुहूर्त पे ही ये शुभ कोर्स की प्रारंभ किया जाए ताकि आपकी भी बाबू एग्ज़ाम की जो आवे नतीजा वो शुभ ही आवे, मतलब अच्छी खुशखबरी आवे। तो बाबू छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जिसे 5 प्रश्न पूछे जाएँगे, इसका प्रश्न आपके एग्ज़ाम में कैसे आएगा इसको आप ध्यान से देखेंगे। कि किसके नेतृत्व में प्रशासन ने भुईहरी भूमि एवं देखिए जो सीएनटी एसपीटी बना है ना, सीएनटी और एसपीटी बना है, ये आपको पता है कि झारखंड में कई प्रकार के जनजातियां पाए जाते हैं। तो जनजातियों की भूमि को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये सीएनटी और एसपीटी जैसे नियम को लागू किया गया। ये सीएनटी जो लागू है वो चूंकि झारखंड में टोटल 5 प्रमंडल है तो 4 प्रमंडल में सीएनटी लागू है, और एसपीटी जो है संथाल परगना जो है नियम, वो आपका सिर्फ संथाल परगना अर्थात देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, जामताड़ा वैसे 6 जिले में एसपीटी लागू किया गया है। तो ऐसे ही प्रश्न, ऐसे अगर एसपीटी क्या है, सीएनटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जनजातियों की भूमि को संरक्षण प्रदान करने के लिए सीएनटी और एसपीटी जैसे कानून को लाया गया है। हालांकि कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जब हम आपको देंगे तो ये पूरी क्लियर हो जाएगी। कुछ ऐसे यहाँ शब्द हैं भूमि से संबंधित जो आपको शुरुआत में समझ नहीं आएंगे। कह रहा है पहला प्रश्न आपके इस प्रकार से आपके एग्जाम में आएगा कि किसके नेतृत्व में, ध्यान रहे यहाँ आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए गए हैं, साथ ही साथ जो एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं वो भी ऐड किए गए हैं। किसके नेतृत्व में प्रशासन ने भूईहरी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मंझियस भूमि, ये क्या होती है मंझियस भूमि, क्या होती है रैयत, किसे कहते हैं बंदोबस्त, ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में दिए जाएंगे। स्थानीय जमींदारों की मंझियस भूमि चिन्हित करने के लिए भूईहर सर्वे आरंभ जो हुआ वो किसके नेतृत्व में हुआ, तो बताइए रविंद्र दास के नेतृत्व में, बिरसा मुंडा के, बाबू राखाल दास हल्दर के नेतृत्व में, या शिबू राय के नेतृत्व में। इसका सही जवाब होगा बाबू राखाल दास हल्दर के नेतृत्व में। बाबू राखाल दास हल्दर के नेतृत्व में। और आपका इसका व्याख्या आप देख लेंगे, देखिएगा कि प्रशासन ने भूईहरी भूमि को एवं स्थानीय जमींदारों की मंझियस भूमि चिन्हित करने के लिए भूमिहर सर्वे सन 1800
62 ईस्वी में आरंभ किया, जो सन 1869 तक चला और जनजातियों की भूमि को संरक्षित करने का यह पहला प्रभावी कदम था। जनजातियों की भूमि को संरक्षण करने का ये पहला प्रभावी कदम था। छोटा नागपुर काश्तकारी नियम, ध्यान रहे, अब यहाँ प्रैक्टिस आपको और भी कराई जाएगी, चाहे वो नदी से संबंधित हो, सीएनटी से संबंधित हो या एसपीटी से संबंधित हो। वैसे ही क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में कराए गए हैं या तो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि आपके पास आप फाउंडेशन बैच के तौर पे अगर आप पढ़ेंगे तो आप आधे में ही रह जाएंगे, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब गवर्नर जनरल की मंजूरी से अधिनियमित किया गया? तो 1885 में, 1867 में, 1892 में या 1902 ईस्वी में? तो 1892 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में धारा 5 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की मंजूरी से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को अधिनियमित किया गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप कब तैयार किया गया? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की जो प्रारूप है वो कब तैयार किया गया है? ध्यान रहे, प्रश्न ऐसे ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में जो है वो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे। इसका सही जवाब 1900 ईस्वी में, 1885 में, 1867 में या 1903 में? तो 1903 ईस्वी में। ध्यान रहे कि छोटा नागपुर में पहला जो है वो सर्वे 1902 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था तथा 1903 में काफी अधिक जानकारी प्राप्त करने के बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप तैयार किया गया और 11 नवंबर 1908 ईस्वी को, देखिए सीएनटी की बात है, 11 नवंबर 1908 ईस्वी में इस अधिनियम को लागू किया गया। कब लागू किया गया? तो नवंबर में लागू किया गया 1908 ईस्वी में। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के द्वारा रैयतों के अधिकारों को कब परिभाषित किया गया? अंग्रेजों द्वारा, बाबू रैयतों मतलब यही हुआ यहाँ किसानों का अधिकार क्या है, इसके कब परिभाषित किया गया अंग्रेजों द्वारा? 1824 ईस्वी में, 1767 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में या 1805 ईस्वी में? तो 1824 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा रैयतों के अधिकारों की परिभाषा तथा सुरक्षा का प्रावधान 1824 ईस्वी में 1824 ईस्वी में किया गया। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है? तो बिहार काश्तकारी अधिनियम से, बाबू उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम से, उपरोक्ता दोनों से या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है। ये बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है और छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य मुंडारी के जमीन को, खुटकट्टी जमीन कहते हैं, भूइहरी जमीन को बाबू कोड़कर जमीनों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये बनाया गया था, अर्थात जनजातियों के भूमि को संरक्षण प्रदान करने के लिए ही सीएनटी और एसपीटी जैसे नियम को लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूगत बंधक का तात्पर्य क्या है? भूगत बंधक का तात्पर्य क्या है? वह व्यक्ति जिसने सरकार से जमीन प्राप्त की हो, वह व्यक्ति जो लगान का निर्धारण करता है। ऑप्शन आपका गा है कि परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन के बाद उसके किसी रिश्तेदार को हस्तांतरित किए जाने वाला भूमि को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। ऐसे रैयत जो उधार में लिए गए ऋण, मतलब पैसा ले लिया गया है और उसके बदले अपनी संपत्ति क्या है, जनजातियों के पास भूमि बंधक रखे हो और सभी प्रकार के शुद्ध लाभ से बंधक अवधि तक, मतलब जब तक वो समय मतलब गिरवी रखा गया है, वो जमीन के कोई भी चीजों को प्राप्त नहीं कर सकता। वैसे छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूगत बंधक कहते हैं। ठीक है, मतलब पैसा ले लीजिए, जमीन को गिरवी में रख लीजिए, वैसे जमीन को हम लोग भूगत बंधक जमीन कहते हैं। काश्तकारों के वर्गों की चर्चा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस अध्याय में किया गया है? अब यही यहाँ कह रहा है कि काश्तकारों के वर्गों की चर्चा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के
किस अध्याय में किया गया है? तो बाबू अध्याय 19 में, अध्याय 4 में, अध्याय 2 में या अध्याय 7 में? तो इसका सही जवाब होगा अध्याय 2 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में काश्तकारों के वर्गों की चर्चा अध्याय 2 में किया गया है। काश्तकारों की चर्चा अध्याय 2 में किया गया है। और काश्तकारों के निम्न वर्ग होते हैं, काश्तकार के निम्न वर्ग होते हैं, जैसे भूधारक अथवा उप भूधारक, दूसरा है रेयत और तीसरा है मुंडारी खुटकटीदार। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में बंदोबस्त रेयत की परिभाषा दिया गया है? कि इस काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में बंदोबस्त रेयत की परिभाषा दिया गया है? धारा 17 में, धारा 39 में, धारा 37 में या धारा 24 में? तो बाबू धारा 17 में। धारा 17 में। देखिए इसकी व्याख्या आप पढ़ेंगे कि ऐसा रेयत जो इस नियम के लागू होने के पूर्व या बाद में ये नियम लागू होने के पहले या बाद में भूधारित किया हो, उसे बंदोबस्त रेयत माना जाता है, उसे बंदोबस्त रेयत माना जाता है। और इसकी चर्चा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के धारा 17 तथा अध्याय 4 में है। धारा अगर पूछे तो 17 और अध्याय 4 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूइंहरी जमीन का तात्पर्य क्या है? उरांव की जमीन को नहीं बाबू, उरांव की जमीन को ही कहा जाता भूइंहरी जमीन, मुंडाओं की जमीन को खुटकटी जमीन, राजाओं की जमीन या राजहंस की जमीन तो उरांव की जमीन। इसका व्याख्या ये है कि उरांव जनजाति द्वारा जंगलों को साफ करके बनाए गए जमीन को भूइंहरी जमीन कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन ये है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के किस धारा के अंतर्गत अनाधिभोगी रेयत की भूमि का लगान उसके और भूस्वामी के बीच किए गए करार के आधार पर तय किया जाएगा? बाबू ये टीएनटी के किस धारा के अंतर्गत जो है कि अनाधिभोगी रेयत की भूमि का लगान उसके और भूस्वामी के बीच किए गए करार के आधार पर तय किया जाएगा? धारा 46 के तहत, धारा 37 के तहत, धारा 38 के तहत या धारा 47 के तहत? तो धारा 38 के तहत। इसका व्याख्या आप इस प्रकार से है जो कि आप बेहतरीन ढंग से पढ़ लेंगे कि अनाधिभोगी रेयत क्या होते हैं। हम आपको अगर यहाँ पूरी क्लास अगर यही आपको दे देते हैं तो ऐसे में आपका समय बहुत लंबा चला जाएगा। और सीएनटी एसपीटी ऐसे 2 लेसन होते हैं जो थोड़ा सा आपको समय दे करके ही पढ़ना होता है। अनाधिभोगी रेयत की भूमि का लगान उसके और भूस्वामी के बीच किए गए करार के आधार पर तय किया जाएगा। इसकी चर्चा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 6 तथा धारा 38 में है। 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अब तक कितने बार संशोधन किए जा चुके हैं? कितने बार? 10 बार, 17 बार, 26 बार या 32 बार? तो बाबू 26 बार। आपको यहाँ ये भी प्रश्न मिल जाएगा कि पहला बार संशोधन जो किया गया वो 1920 में किया गया और अंतिम बार जो है 1995 ईस्वी में किया गया। हालांकि टोटल संशोधन की संख्या की बात की जाए तो 26 बार किया गया। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में अब तक मतलब सीएनटी में टोटल समझिए सीएनटी में अब तक 26 बार संशोधन किए जा चुके हैं। इसमें पहला संशोधन 1920 ईस्वी में तथा अंतिम संशोधन 1995 में किया गया है ना। ध्यान रहे बाबू, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही इसका पीडीएफ आपको दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। द यूनिक क्लासेस के नाम से भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है। द यूनिक क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप जा करके वहां ज्वाइन कर लेंगे। सीएनटी का संक्षिप्त नाम का वर्णन छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में है? देखिए कह रहा है कि सीएनटी का संक्षिप्त नाम जो है वो आपके इस नियम के छोटा नागपुर अधिनियम के किस धारा में है? तो धारा 1 में ही है। धारा 1 में ही इसको परिभाषित किया गया है। सीएनटी एसपीटी का संक्षिप्त नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है तथा इसका वर्णन धारा 1 में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत खुटकट्टी भूमि का तात्पर्य क्या है? खुटकट्टी भूमि का तात्पर्य यह है कि मुंडाओं की जमीन को ही हम लोग खुटकट्टी भूमि कहते हैं, है ना। व्याख्या में आपको ये लिखना है। लिखना क्या है आपको हम जानकारी यहाँ दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब है तब मुंडा जनजातियों द्वारा जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बनाई गई भूमि को खुटकट्टी भूमि कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अध्याय 2 के अनुसार रैयत के कितने प्रकार हैं? तो रैयत के 3 प्रकार हैं।
रैयत के आपके 3 प्रकार हैं, 2, 4, 5, 3 है तो 3 प्रकार हैं। और कौन-कौन प्रकार हैं तो आपको ये है, पहला अधिभोगी रैयत, दूसरा आपको है अनाधिभोगी भोगी रैयत। अगर आप नहीं देख पा रहे होंगे तो इस चीज़ को देखेंगे, अनाधिभोगी रैयत। और तीसरा है आपका फुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। 15 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में सबसे पहले किस वर्ष मालगुजारी व्यवस्था लागू किया गया? किस वर्ष झारखंड में मालगुजारी व्यवस्था लागू किया गया? 1800 ईस्वी में, 1850 में, 1765 में या 1853 ईस्वी में? तो इसका सही जवाब होगा 1765 ईस्वी में। झारखंड में सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था मुगल शासन के दौरान, मुगल शासक के समय 1765 ईस्वी में आरंभ किया गया। झारखंड में कुल कितने प्रमंडल सीएनटी एक्ट लागू है? हम आपको पहले ही बता दिए, 4 प्रमंडल में सीएनटी एक्ट लागू है। संथाल परगना को छोड़ दिया जाए तो बाकी बच रहा है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल तथा जिला की बात की जाए तो 18 जिला, 6 जिला तो आपका एसपीटी लागू है। किस संविधान संशोधन के 1908 के धाराओं को 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो आपको 66वां संविधान संशोधन में। और कौन-कौन धारा को ऐड किया गया आप यहाँ देख लेंगे कि 66वां संविधान संशोधन के तहत 1990 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के निम्न धाराओं को, जैसे 46 से 47, 48 का जो का है वो सीएनटी एसपीटी का जो अपना धारा है उसको भी ऐड किया गया है। 71 को, 71 के का को, 71 के खा को, अपना 240, 241, 243 को जोड़ा गया। आपको किस प्रकार से ये सारी चीज़ें याद रखनी है सब हम बताएँगे आपको। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रथम सर्वे को कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू? कैडस्ट्रल कहते हैं, ट्रवर्स कहते हैं या अक्वस्त कहते हैं या इसमें से कोई नहीं, ट्रवर्स कहते हैं। मुख्यतः कैडस्ट्रल सर्वे, थाकवस्त सर्वे, ट्रवर्स सर्वे का संबंध भूमि सर्वेक्षण से है। हालाँकि ये सारे शब्द क्या होते हैं आपको अगर शुरू में अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी, है ना? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रथम सर्वे ट्रवर्स सर्वे कहते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आज का है, और देखिए आपको भले हम यहाँ 19 क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखा जाए व्याख्या को लेते हुए 50 क्वेश्चन आपके लगभग जो हैं वो 20 मिनट में समाप्त हो गए। 1869 ईस्वी तक बाबू राखालदास हल्दर के नेतृत्व में कुल कितने गाँवों का भूमिहारी सर्वे किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा बाबू 2482। 2482 सन 1869 ईस्वी तक रांची के आसपास बाबू राखालदास हल्दर के नेतृत्व में कुल 2482 गाँवों का भूमि सर्वेक्षण किया गया था। ध्यान रहे बाबू, ऐसे ही आपके सीएनटी से संबंधित आपके प्रश्न होंगे। ज़्यादा आपको घबराना नहीं है और आपको पीटी की परीक्षा एकदम बेहतरीन रणनीति के साथ और चालाकी के साथ पढ़नी है कि कौन ऐसे टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे, पहले उसको कवर कर लिया जाए, उसके बाद हम लोग और सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। ऐसे में कोर्स जो होगा आपका बहुत ज़्यादा का नहीं होगा, 699 रुपये का कोर्स होगा, जो कि कल आपको ऐप पे देखने को मिल जाएगा। ये ऐप पे ही लॉन्च होगा और ये ऐप पे इसीलिए आपको हम कह रहे हैं कि टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लेंगे। और ये ऐसे समझिए कि आपकी एक जीत बैच के तौर पे लॉन्च होगी। जीत बैच इसलिए जीत बैच क्योंकि हम लोग पीटी पे अपना जीत प्राप्त करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएँगे, देखिए आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा और आपको इस कोर्स से संबंधित जो भी जानकारी होगी वो मिल जाएगी। तो ठीक है हो बाबू, मिलते हैं कोई दूसरे वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।